कि इस डील में रूस को सिर्फ कैश ही नहीं देना पड़ा, बल्कि ब्रिटेन और अमेरिका की वो मिसाइलें भी देनी पड़ी जिनका इस्तेमाल यूक्रेन की जंग में हो रहा था। मतलब यह कि जो मिसाइलें रूस की फौज पर चलाई जा रही थी वो भी रूस के काम आ गई। इनमें अमेरिका की जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल शामिल है। यूक्रेन की जंग में अमेरिका की इस मिसाइल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ था। दूसरा नाम अमेरिका की स्टिंगर मिसाइल का है। स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी रूस की तरफ से ईरान को दिए जाने की खबर है। ये दोनों वो मिसाइलें हैं जो अमेरिका ने शुरुआत में ही यूक्रेन की फौज को दी थी। नेटो की फौज भी मैदान जंग में इन मिसाइलों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती है। तीसरा नाम ब्रिटेन की एक मिसाइल का भी है, एनलॉ एंटी टैंक वेपन। ये एक छोटी और हल्की मिसाइल है। केवल 12.5 किलो की इस मिसाइल को फौजी कंधे पर रखकर दाग सकते हैं। दुश्मन के टैंक उड़ाने में ब्रिटेन का यह हथियार बेजोड़ माना जाता है। और दावा यह है कि रूस ने ऐसे कई हथियार ईरान को दिए ताकि उनसे मिलते जुलते हथियार ईरान में बनाए जा सकें। ईरान और रूस के बीच जो हथियारों की डील हुई उसका यह एक अहम हिस्सा बताया जा रहा है, क्योंकि ब्रिटेन के मीडिया का दावा यह है कि ईरान में स्टिंगर और जैवलिन मिसाइलों की तकनीक पर काम शुरू भी किया जा चुका है। डील से जुड़ी जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक दोनों देशों के बीच सौदा अगस्त में हुआ था। उस वक्त रूस और ईरान के बीच डील 160 आत्मघाती ड्रोन के लिए ही हुई थी। इसके बदले ईरान को 2 हिस्सों में कीमत अदा की जानी थी, जिनमें पहला हिस्सा था $14 करोड़ का, यानी रुपए में करीब 1200 करोड़। लेकिन ईरान के ड्रोन खरीदने की अकेली कीमत नहीं थी। दावा यह किया जा रहा है कि ईरान ने ब्रिटेन और अमेरिका के हथियार देने की शर्त रूस के सामने रखी थी। स्टिंगर और जैवलिन मिसाइलें उन्हीं हथियारों में शामिल हैं। जंग के दौरान कई मौकों पर रूस की सेना ने यूक्रेन की फौज के कुछ अड्डों पर भी कब्जा किया था। पता चला है कि उस वक्त रूस के हाथ केवल फूकी हुई मिसाइलें नहीं, बल्कि बिना चलाई गई मिसाइलें भी लगी थी। यही वो मिसाइलें थीं जिन्हें बाद में रूस ने ईरान को पहुंचा दिया। और इस डील की बात को साबित करने के लिए ब्रिटेन के मीडिया ने कुछ सबूत भी दिए हैं। दावा किया गया कि 20 अगस्त को रूस की फौज का एक प्लेन ईरान पहुंचा था और उसमें वो हथियार होने का अनुमान है जो ईरान की फौज को दिए जाने थे। इसके लिए कुछ सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें जारी की गई हैं। हालांकि ये तस्वीरें काफी धुंधली हैं, लेकिन दावा किया गया कि ये तस्वीरें तेहरान के मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हैं। पहली तस्वीर में लाल रंग की लकीरें दिखी और दावा है कि ये रूस की फौज का प्लेन IL-76 है। 2 घंटे बाद की उसी जगह की तस्वीर में ये प्लेन नहीं दिखा। माना जा रहा है कि रूस की फौज का प्लेन अमेरिका और ब्रिटेन के हथियार लेकर ईरान पहुंचा और ईरान के आत्मघाती ड्रोन लेकर रवाना हो गया। पता चला है कि ईरान से पहली डील 160 आत्मघाती ड्रोन की हुई थी, जिनमें 100 शाहिद 136 थे। यानी शाहिद 136 के अलावा 60 आत्मघाती ड्रोन और भी थे जो ईरान ने रूस की फौज को दिए थे। लेकिन पता चला है कि ईरान और रूस के बीच हथियारों की डील यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि यहां से तो दोनों देशों के बीच कारोबार शुरू हुआ था। पता चला इसके बाद दोनों के बीच एक और बड़ी डील हो चुकी है, जो पिछली डील से कहीं ज्यादा बड़ी है। पता चला है कि इस बार की डील $20 करोड़ यानी करीब 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका को इस डील से डर लगने लगा है, क्योंकि ये साफ नहीं है कि इस बार कैश के अलावा पुतिन ईरान को क्या देने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से दावा किया जा रहा है कि ड्रोन के बाद ईरान की मिसाइलें भी रूस की फौज को मिलने वाली हैं। मुमकिन है कि ये नई डील उन्हीं मिसाइलों से जुड़ी हुई हो। इनमें ईरान की फतेह मिसाइलों का नाम सबसे ऊपर है। ब्रिटेन और अमेरिका का मानना है कि ईरान के हथियारों ने यूक्रेन की जंग को पलट कर रख दिया है। जब से रूस ने ईरान के ड्रोन बरसाने शुरू किए हैं, यूक्रेन की सेना बैकफुट पर है। लेकिन ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसियां अब सतर्क हैं। दावा किया जा रहा है कि हथियारों की डील से जुड़ी नई जानकारियां अमेरिका को भी परेशान करने वाली हैं, क्योंकि उसके लिए आने वाले वक्त में ईरान से लड़ना मुश्किल हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह कि यूक्रेन के पास कोई भी मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है, इसीलिए ईरान के ड्रोन वहां तबाही मचा रहे हैं। और यही वजह है कि ईरान की मिसाइलों से भी अब यूक्रेन को डर लगने लगा है। ज़ेलेंस्की लगातार अमेरिका से एयर डिफेंस सिस्टम की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि अमेरिका भी अब पहले से ज्यादा सतर्क हो जाएगा। उसके हथियारों की तकनीक चोरी होना उसके लिए सबसे बड़ा झटका होगा। इसीलिए कोई भी नया हथियार यूक्रेन को देने से पहले अमेरिका 100 बार सोचेगा, क्योंकि यूक्रेन को दिए हथियार की तकनीक ईरान के हाथ लगने का डर हमेशा बना रहेगा। यही वजह है कि ईरान और रूस की दोस्ती अमेरिका को सबसे ज्यादा खटक रही है। जहां बीजेपी अपनी गुजरात चुनाव के लिए सूची जारी करने वाली है, वहीं खबर यह कि पूर्व सीएम विजय रूपाणी और पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जाहिर कर दी है। बताया गया कि विजय रूपाणी ने गुजरात के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है। इस लिस्ट में भूपेंद्र चुड़ासमा का भी नाम शामिल है। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। कहा जा रहा है कि विजय रूपाणी सरकार के दौरान मंत्री रहे ज्यादातर नेता चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। पिछली बार पूरी कैबिनेट बदलने के बाद नए चेहरों को सरकार में मौका दिया गया था। सूत्रों के हवाले से ये एक दिन पहले हम आपको खबर बता रहे थे कि जिस तरीके से बीजेपी वहां 25% मौजूदा विधायकों के टिकट काट सकती है। नवा कार्यकर्ता ने तक मळे अने हूँ आ चूंटणी नहीं लड़ूँ
ईरान ने ब्रिटेन को धमकी दे दी कि वो उसके घर के मामले यानी हिजाब विवाद में दखल देना बंद कर दे। उसके मुताबिक अगर ब्रिटेन ने ऐसा नहीं किया तो फिर उसे भारी कीमत चुकानी होगी। यानी ईरान ने अमेरिका और सऊदी अरब के बाद अब ब्रिटेन के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया, जो पहले से ही रूस को खतरनाक हथियार देने की वजह से ईरान से बुरी तरह चिढ़ा हुआ है। क्योंकि जिस तरह ईरान ने रूस को घातक ड्रोन दिए, उसने अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के प्लान पर पानी फेर दिया। उन्हें उम्मीद थी कि हथियारों की कमी होने से रूस खुद ही जंग से पीछे हट जाएगा, लेकिन ईरान ने अपने हथियारों के खजाने को पुतिन के लिए खोल दिया। पहले उसने शाहिद 136 ड्रोन दिए और अब खबर है कि वो रूस को घातक मिसाइलें भी भेजने की तैयारी कर रहा है। इसी वजह से इन दिनों अमेरिका और ब्रिटेन से ईरान का तनाव चरम पर पहुंच गया है और अब तो उसने ब्रिटेन को खुली धमकी दे दी और आरोप लगा दिया कि ब्रिटेन हिजाब के खिलाफ उसके देश में चल रहे प्रदर्शनों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। कुछ रोज पहले ईरान ने ऐसा ही आरोप सऊदी अरब पर भी लगाया था, जिसके बाद खबर आई थी कि वो सऊदी अरब पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। और ऐसा होते ही सऊदी अरब ने अमेरिका को भी बीच में खींच लिया था। दावा किया गया कि उसने अमेरिका तक हमले की खबर पहुंचा दी थी। इसके बाद अमेरिका के खतरनाक फाइटर जेट ईरान की तरफ उड़ गए थे। खबर आई थी कि अमेरिका ने अपने F-22 फाइटर जेट ईरान की तरफ भेजे थे। यानी अगर ईरान सऊदी अरब पर हमला करता तो अमेरिका भी उस पर बम बरसा देता। लेकिन लगता है कि ईरान पर अमेरिका के उस कदम का कोई असर नहीं हुआ। माना जा रहा है कि अब वो भी जंग ही चाहता है, क्योंकि रूस के मुद्दे पर तो उसने कई बार अमेरिका और ब्रिटेन की चेतावनियों को हवा में उड़ा दिया और अब वो उल्टा ब्रिटेन पर ही अपने देश में आग लगाने का आरोप लगा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ईरान के साथ इन देशों की तलखी बढ़ सकती है, जो एक नई जंग को बुलावा होगा। उधर हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आज प्रचार का शोर थम जाएगा। ऐसे में प्रचार के आखिरी दिन राजनीतिक पार्टियां पूरे जोर शोर से प्रचार करती हुई आपको नजर आएंगी। बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह हिमाचल में आज 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। अमित शाह सुबह 11:15 बजे कांगड़ा जिले की सुलह विधानसभा क्षेत्र में रैली को संबोधित करेंगे। वहीं उनकी दूसरी रैली दोपहर 2 बजे सिरमौर जिले की पावटा साहिब में होगी। डीवाई चंद्रचूड़ देश के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और जनहित के काम करने की बात कही। मेरे कार्य से देश के लोगों को, नागरिकों को मैं विश्वास दिलाऊंगा। पूर्व CJI UU ललित की जगह लेने वाले जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 तक चीफ जस्टिस रहेंगे। मुंबई में एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और यह मामला एक्ट्रेस राखी सावंत ने दर्ज कराया है। मुंबई के ओशिवारी पुलिस स्टेशन में यह मामला राखी सावंत द्वारा शर्लिन चोपड़ा के खिलाफ दर्ज करवाया गया है। ये बड़ी खबर, शर्लिन चोपड़ा के खिलाफ अभिनेत्री राखी सावंत ने ये मुकदमा दर्ज कराया है। मुंबई के ओशिवारी थाने में यह मामला दर्ज कराया गया है। आपत्तिजनक बातें कहने पर यह मामला राखी सावंत की ओर से शर्लिन चोपड़ा के खिलाफ दर्ज कराया गया। पश्चिम बंगाल के बाद केरल में भी गवर्नर के पर कतरने की तैयारी कर ली गई। केरल कैबिनेट ने राज्यपाल को चांसलर पद से हटाने के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है, क्योंकि पिछले कई दिनों से राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कई यूनिवर्सिटियों के कुलपतियों से उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके और कुलपतियों के बीच विवाद काफी बढ़ गया। माना जा रहा है कि केरल सरकार इसी बात से नाराज है। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली आबकारी नीति मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है और शराब कारोबार से जुड़े आंध्र प्रदेश तेलंगाना मूल के रहने वाले 2 बड़े कारोबारियों को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ईडी ने दिल्ली आबकारी मामले में ये 2 और बड़ी गिरफ्तारी करी है और ये दोनों कारोबारी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश मूल के बताए जा रहे हैं। अब इनसे पूछताछ की जाएगी और आगे किस किस के नाम सामने आ सकते हैं ये देखना होगा, लेकिन ये दोनों कारोबारी इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश मूल के बताए जा रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 152 रन बनाए, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने 3 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। अब दूसरा सेमीफाइनल भारत और इंग्लैंड के बीच दोपहर में होगा।
इस मैच के नतीजे के बाद यह तय होगा कि T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला किस टीम के साथ होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन हिमाचल पर हैं और वो लगातार चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ आज भी 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। योगी सबसे पहले सुबह 11:30 बजे कुल्लू में रैली करेंगे और इसके बाद वो दोपहर 1 बजे मंडी पहुंचेंगे और जनसभा से वोट की अपील करेंगे। इसके बाद मंडी के धनोटू में दोपहर 2 बजे तीसरी रैली को सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। जंग में फंसे यूक्रेन को सर्दियों में राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि वहां ठंड में मैदान और सड़कों पर बर्फ जम जाएगी और पारा इतना नीचे चला जाएगा कि पुतिन की आर्मी के लिए एक कदम भी आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा, जिससे रूस का यूक्रेन को ध्वस्त करने का प्लान अटक सकता है। कीव पर अटैक के बाद रूस यूक्रेन पर हावी है, इतना हावी कि यूक्रेन की सेना ने करीब करीब दम तोड़ दिया। नौबत यह आ गई कि ज़ेलेंस्की को पश्चिमी देशों से हथियारों की भीख मांगनी पड़ी, लेकिन अब उनके हाथ एक ऐसा हथियार लगा है जो रूस की सेना के लिए हमला करना तो दूर, एक कदम तक आगे बढ़ना मुश्किल कर देगा, क्योंकि यह हथियार कोई एयर डिफेंस सिस्टम या फिर तोप नहीं, बल्कि सर्दियों का मौसम है, जो रूस की सेना का रास्ता रोक सकता है। क्योंकि यूक्रेन में इतनी ठंड पड़ती है कि पारा -4 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, वो भी कई कई दिन तक। और इस वजह से यूक्रेन में जंग लड़ रहे रूस के सैनिक मुश्किल में पड़ सकते हैं, क्योंकि हड्डियां जमा देने वाली ठंड में न वो खुद आगे बढ़ पाएंगे और न उन तक जरूरी चीजें पहुंच पाएंगी। और इसीलिए बदला हुआ मौसम रूस को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, जिसकी शुरुआत कीव से हो भी चुकी है, जहां पिछले कुछ दिनों से घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से रूस उस पर मिसाइल से हमला नहीं कर पा रहा। यानी कोहरा कीव का रक्षा कवच बन गया, जबकि 2 दिन पहले तक लोगों को वहां से निकलने को कहा गया था, क्योंकि कीव पर पुतिन की मिसाइलों की बारिश होने वाली थी। पुतिन का प्लान था कि इस बार वो कीव का फुल एंड फाइनल फैसला कर दें और जो बचे कुचे पावर प्लांट हैं उन्हें बर्बाद कर दें, लेकिन कोहरा रूस के लिए विलेन बन गया और कीव को तबाही से बचा लिया, क्योंकि अगर कोहरा नहीं होता तो पावर प्लांट उड़ चुके होते और कीव के 30 लाख लोग अंधेरे में डूब चुके होते। वैसे यूक्रेन में कड़ाके की ठंड आने में अभी थोड़ा वक्त बाकी है, इसलिए रूस के पास थोड़ा चांस है, क्योंकि नवंबर में वहां सर्दियों की शुरुआत होती है और दिसंबर आते ही पारा तेजी से नीचे गिरने लगता है और मार्च तक ये सिलसिला चलता रहता है। यूक्रेन में अगले 15 से 20 दिनों में कड़ाके की ठंड शुरू हो जाएगी और दिसंबर से मार्च के बीच तापमान -4.8 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। दिसंबर में वहां करीब 14 दिन, जनवरी में 17 और फरवरी में 15 दिन बर्फ पड़ सकती है और इन तीनों महीनों में वहां करीब 1.5 मीटर बर्फ पड़ने का अनुमान है, जो सर्दियों में सड़कों और मैदानों पर जमी रहेगी। जानकार मानते हैं ऐसे हालात में लड़ना रूस के सैनिकों के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि उन्हें इतनी ठंड की आदत नहीं। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुटी है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज भी बीजेपी के दिग्गज नेता लोगों से वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 3 चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर 12 नवंबर को वोटिंग हुई है। ब्रिटेन में छिपे कारोबारी नीरव मोदी को वहां की कोर्ट ने बड़ा झटका दिया। नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की याचिका पर यूके की कोर्ट ने हरी झंडी दे दी, जिसके बाद उन्हें भारत लाने का रास्ता साफ हो गया। नीरव मोदी ने अपने प्रत्यर्पण को रोकने के लिए याचिका दाखिल की थी, जिसे यूके की हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। नीरव मोदी पीएनबी बैंक फ्रॉड केस में आरोपी हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, आज सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं और इससे पहले ये बड़ी खबर, आज आएगी गुजरात बीजेपी की पहली सूची। बीजेपी के संभावित उम्मीदवार आज घोषित कर दिए जाएंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इंडिया कल से ही आपको ये जानकारी दे रहा है कि 10 बजे के बाद सूची तो आएगी ही, लेकिन आज एक और जानकारी हमने आपको दी कि किस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने फोन करते हुए उन तमाम उम्मीदवारों को बताया है, हरी झंडी दे दी है कि आज अब अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कुछ नाम भी हम आपके सामने रख रहे हैं जो सूत्रों के हवाले से हमें मिल पाए हैं। जनक ने ये जानकारी हमें दी, पारडी से भरत पटेल को टिकट की खबर मिल चुकी है, कई उम्मीदवारों को फोन कर दिए गए हैं। कई ऐसे नाम हैं जिनका टिकट कटा है और खास तौर पर वो जो विजय रूपाणी सरकार में मंत्री थे उनके नाम काट दिए गए हैं। मंत्री जीतू पटेल को एक बार फिर से टिकट दे दिया गया है। जीतू पटेल को कपराड़ा से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं नए चेहरों को मौका दिया गया है। जब सूची सामने आएगी तो सिलसिलेवार तरीके से नाम तो सामने आ ही जाएंगे, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिवली आपके सामने कुछ उम्मीदवारों के नाम रख रहा है
जिनको फोन करके प्रदेश अध्यक्ष की ओर से हरी झंडी दे दी गई है कि आप अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, तमिलनाडु में एनआईए का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। कोयंबटूर ब्लास्ट केस में छापेमारी एनआईए द्वारा की गई है। तमिलनाडु में 45 जगह ऐसी हैं जहां पर एनआईए ने दबिश दी है। कोयंबटूर में 21 ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। टेरर फंडिंग केस के एंगल से ये छापेमारी की जा रही है। कोयंबटूर में किस तरीके से एक गाड़ी में विस्फोट होता है और उसी को लेकर आतंकी साजिश भी सामने आ सकती है। लिहाजा एनआईए इस पूरे मामले को लेकर टेरर एंगल से अब जांच कर रहा है। नेपाल समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिसकी वजह से लोग डर गए और अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप का केंद्र नेपाल रहा, जहां एक मकान ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। भूकंप की जानकारी मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचकर राहत के काम में जुट गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.3 मापी गई। ट्विटर के बाद फेसबुक चलाने वाली कंपनी मेटा ने छटनी शुरू कर दी। कंपनी ने इसके पीछे मुनाफे में कमी होने की दलील दी। और मेटा के 87,000 में 11,000 से ज्यादा कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया। जिन लोगों की नौकरी चली गई उनको कंपनी 4 महीने का वेतन देगी। 2004 में फेसबुक की नींव रखे जाने के बाद पहली बार कंपनी में इतनी बड़ी छटनी हुई। देश में हिंदू नेताओं और बड़े नेताओं की टारगेट किलिंग के प्लान का पर्दाफाश हुआ है। पाकिस्तान की आईएसआई और खालिस्तानी आतंकियों के निशाने पर देश के हिंदू नेता हैं। इनको मारने की पाकिस्तान से साजिश रची जा रही है। आतंकी रिंदा, आतंकी लांडा, हरि को हिंदू नेताओं की टारगेट किलिंग का ऑपरेशन हेड बनाया गया था। पंजाब पुलिस की एक बेहद गोपनीय रिपोर्ट और एक संवेदनशील एफआईआर में हिंदू नेताओं की हत्या और पंजाब और देश के कई शहरों में देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने का प्लान का पर्दाफाश हुआ है। न्यूज़ 18 इंडिया के पास एफआईआर की वो कॉपी है जिसमें 10 आतंकियों के नाम हैं जो पाकिस्तान आईएसआई की मदद करते हैं। ग्रीस से तनाव के बीच तुर्की ने एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन किया। उसके लड़ाकू विमानों ने भूमध्य सागर के ऊपर उड़ान भरकर अपनी ताकत दिखाई और बता दिया कि ग्रीस अगर उससे भिड़ा तो फिर उसके फाइटर जेट बम बरसाने से चूकेंगे नहीं। तुर्की ने अपनी मिलिट्री ड्रिल का एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उसका एक लड़ाकू विमान उड़ान भरता दिखाई दिया। इसके साथ ही उसने हवा में ईंधन भरने वाले विमानों का भी प्रदर्शन किया। मतलब यह कि उसके विमान जंग छिड़ने पर लंबे वक्त तक आसमान में रहने की तैयारी करते भी दिखे। तुर्की और ग्रीस नेटो के सदस्य देश हैं। वो एक दूसरे के पड़ोसी भी हैं, लेकिन दोनों के बीच समंदर में मौजूद गैस और तेल के लिए काफी अरसे से विवाद है। यही वजह है कि दोनों एक दूसरे को अपनी सेना की ताकत दिखाते रहते हैं। तुर्की ने कुछ रोज पहले भी एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल की थी और एक बार फिर उसने अपने लड़ाकू विमानों का दम ग्रीस को दिखाया। एनआईए ने आतंकी संगठन द रेजिडेंट फ्रंट के गिरफ्तार आतंकी के खिलाफ एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दिल्ली की स्पेशल सेल एनआईए कोर्ट में दाखिल की है, जिसमें कश्मीर में आतंकी समूह टीआरएफ में शामिल होने के लिए युवाओं को भड़काने का आरोप लगाया गया। इसके अलावा आरोपी ने घाटी में सक्रिय आतंकवादियों के साथ मिलकर युवाओं को आईईडी बनाने में मदद भी की थी। आरोपी ने आतंकियों तक हथियार पहुंचाए, उन्हें पैसे भी मुहैया करवाए थे। टीआरएफ पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की एक शाखा है। भारतीय टीम का एक कदम और टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में होंगे हम। टी20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में आज भारत और इंग्लैंड के बीच टक्कर होनी है। दोनों देशों के बीच ये महा मुकाबला एडिलेड ओवल में दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। अगर भारतीय टीम ये मुकाबला जीत लेती है तो 13 नवंबर को होने वाले फाइनल में उसकी टक्कर पाकिस्तान से होगी। टीम इंडिया ने सुपर 12 स्टेज के दौरान अपने ग्रुप में टॉप पर रहकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इस सुनहरे सफर में भारत ने पाकिस्तान, नीदरलैंड, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे को मात दी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमृत लाइव जुड़े हुए हैं एडिलेड से, उनका रुख कर लेते हैं। अमृत, अब ज्यादा समय नहीं बचा है, फैंस भी आने शुरू हो गए होंगे, उधर टीम इंडिया ने भी तैयारी शुरू कर दी होगी। अब इस बात पर हमारी निगाहें टिकी हुई हैं कि टीम में प्लेइंग 11 कौन से होने वाले हैं।
देखिए सपना, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और अभी जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास पहुंची है, टीम होटल में अभी मीटिंग चल रही है, क्योंकि टीम इंडिया भी होटल से निकली नहीं है। अभी उसको निकलने में तकरीबन 2 घंटे 2.5 घंटे का वक्त है जब वो स्टेडियम के लिए निकलेगी, क्योंकि यहाँ पर अभी बज रहे हैं 2:10 हो रहे हैं, यानी अभी यहाँ पर मुकाबला शुरू होने में 4 घंटे से ज़्यादा का वक्त बचा हुआ है। तो फिलहाल फैंस की जहाँ तक बात है, धीरे धीरे फैंस आना शुरू होंगे, क्योंकि आज वर्किंग डे है ऑस्ट्रेलिया में, तो लोग छुट्टियां लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में छुट्टी लेनी पड़ती है आपको वर्किंग डे में छुट्टी मिलती नहीं है। तो ये एक अलग बात है। लेकिन जहाँ तक बात रही प्लेइंग 11 की, क्योंकि आपने इससे पहले भी जो हम बात कर रहे थे, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया था कि प्लेइंग 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या अक्षर पटेल टीम में होंगे या नहीं होंगे। तो बिल्कुल मैं बताऊं कि अक्षर पटेल, ऐसा लग रहा है कि शायद इस वक्त चहल को ज़्यादा मौका देने पर तवज्जो कर रहे हैं। लगातार मीटिंग में भी बातचीत चल रही थी कि भाई, क्योंकि लगातार आपको बता दूं मैं कि इंग्लैंड में 4 से 5 लेफ्ट आर्म बैट्समैन हैं, जिनमें से 3 या 4 प्लेइंग 11 में होंगे। तो अगर प्लेइंग 11 में लेफ्ट हैंड बैट्समैन होंगे तो फिर आपके लिए चहल बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। फिर क्या दिनेश कार्तिक या ऋषभ पंत? तो आज मुझे लगता है कि दिनेश कार्तिक को यहाँ मौका मिलेगा। कल कोच ने उनके साथ काफी टाइम स्पेंड किया, दिनेश ने कीपिंग की प्रैक्टिस की और बहुत अच्छे नॉक्स भी उन्होंने किए नेट्स में। अमृत, एक तो जानकारी हम वेदर को लेकर भी चाहेंगे, क्योंकि पलक झपकते ही वहां पर वेदर बदल जाता है, और दूसरा ये, मुझे लगता है इस बात से आप भी इत्तेफाक रखेंगे कि जो टीम की स्ट्रेंथ है कि वो बहुत अच्छा खेलती है। अब तक उस स्ट्रेंथ में, उस लाइमलाइट में नहीं खेला है टीम ने। आज आपको एक बड़ा मुकाबला खेलना पड़ेगा, 130, 140, 150 की फेर से उठकर 190 तक पहुंचना पड़ेगा कम से कम। देखिए सपना, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं बाकी हो सकता है कुछ फैंस बोले कि ये कैसी बातें हो रही है, लेकिन टीम इंडिया का अगर सफ़र आप देखें ना, तो कभी लड़खड़ाया है हम, कभी गिर के किसी तरह पहुंचे हैं, पाकिस्तान को आखिरी मोमेंट में जीत रहे हैं, बांग्लादेश ने एक तरफ हमारी सांसें रोक दी थी, इंद्र देवता अगर नहीं बरसते तो वो मुकाबला हमारे हाथ से निकल गया था। लेकिन यही सवाल जब रोहित शर्मा से पूछा गया कि भाई साहब अब आगे क्या, तो रोहित ने बहुत साफ साफ कहा, देखिए हमें पता है कि हम कैसे यहाँ पहुँचे हैं, अब हमें क्या करना है हमें वो भी पता है। तो टीम एक काफ़ी एक यूनिट की तरह नजर आएगी आपको जब आज मैदान पर उतरेगी। खुद रोहित शर्मा भी कह रहे थे कि नहीं, बल्ले से रन नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ, इस बार को इस मैच को नए मैच की तरह लेंगे, कोशिश होगी हमारी। क्योंकि देखिए आज रोहित का बल्ला चलना बहुत ज़रूरी है। हम पावर प्ले में लूज कर रहे हैं मैच, विकेट गंवा रहे हैं। मौसम की बात करूँ तो देखिए हल्की सी धूप निकली हुई है, लेकिन बादल आपको नजर आएंगे। ये आंख बिचौली के खेल चलता रहेगा, धूप छाँव होता रहेगा। मैं कहूँ, लेकिन बारिश की अगर हम बात करें तो मैच पे बारिश का साया नहीं है। फैंस के लिए अच्छी खबर यह है, जो फोरकास्ट है कि यहाँ पर 2-2.5 घंटे के बाद बादल हल्के छट जाएंगे और धूप खिली रहेगी। लेकिन इसमें शाम का वक्त यहाँ हो चुका होगा। फिर भी 2 नजरें सबकी टिकी हुई हैं प्लेइंग 11 में क्या होगा। सपना, जो सवाल आपका है पूरे हिंदुस्तान का है, पंत या दिनेश कार्तिक, चहल अंदर या बाहर? बिल्कुल लौटेंगे आपके पास में, जानकारी आपसे लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 होगी क्या, इस पर सभी की नजर। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका लगा। कद्दावर नेता मोहन राठवा पहले ही कांग्रेस छोड़ चुके हैं और अब कांग्रेस नेता भगवान बारड़ ने भी पार्टी का साथ छोड़ दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा। खबर है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। भगवान बारड़ तालाला सीट से विधायक हैं। दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में कुछ बदमाशों ने लूट के बाद बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी। आरोप है कि बदमाश घर में घुसकर लूटपाट कर रहे थे, जिसका विरोध करना बुजुर्ग महिला को भारी पड़ गया और इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। हत्या के बाद बदमाश घर में रखे हुए रुपए और गहने लेकर फरार हो गए। उनके साथ जबरन बहुत गलत हुआ है। इस मामले में लूट और हत्या का केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई। सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज जैकलीन फर्नांडिस की जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में जैकलीन फर्नांडिस भी मौजूद रहने वाली हैं। बताया गया कि जैकलीन फर्नांडिस की कानूनी टीम पहले ही दिल्ली पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि एक्ट्रेस को बीते महीने पटियाला हाउस कोर्ट में 22 अक्टूबर को पेश होना था, जहां कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए उनकी अंतरिम जमानत को 10 नवंबर तक बढ़ा दिया था। तो 200 करोड़ की ठगी के मामले में ईडी ने जैकलीन फर्नांडिस को भी आरोपी बनाया है। इस केस में क्या क्या हुआ अब तक वो बताते हैं आपको। अगस्त 2021 में ईडी ने पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जैकलीन को नोटिस भेजा था और जैकलीन से गवाह के तौर पर दिल्ली में 4 घंटे तक पूछताछ की गई, जिसके बाद सितंबर 2021 में ईडी ने एक बार फिर से जैकलीन को बुलावा भेजा और उनका बयान दर्ज कराया गया।
उस समय इस तरह की खबरें सामने आई थी कि जैकलीन उन लोगों में से एक हो सकती हैं जिनके सुकेश ने ठगी की थी। लेकिन अक्टूबर 2021 में सुकेश ने एक दावा कर दिया और सनसनी फैला दी कि वो और जैकलीन एक दूसरे को डेट कर रहे थे। इसके बाद नवंबर 2021 में सोशल मीडिया पर जैकलीन और सुकेश की कुछ तस्वीरें भी वायरल होने लगी। दिसंबर 2021 में ईडी ने जैकलीन को मुंबई एयरपोर्ट पर रोक लिया था और एयरपोर्ट पर ही जैकलीन से की गई थी पूछताछ। अप्रैल 2022 में ईडी ने जैकलीन की 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच कर ली थी और अगस्त 2022 में ईडी ने जैकलीन का नाम सुकेश के खिलाफ चल रहे अवैध वसूली के मामले में आरोपी के रूप में शामिल कर दिया था। यूक्रेन भागा भागा अमेरिका के पास पहुंचा है और उसकी पसंद के चेयरमैन ने, माफ कीजिएगा, उसकी संसद के चेयरमैन ने सीनियर अमेरिकी सांसदों से अपील कर डाली है कि जितना जल्दी हो सके अमेरिका यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम दे, नहीं तो पुतिन यूक्रेन पर ईरान के दिए ड्रोन दाग दाग कर दुनिया के नक्शे से उसका नामो निशान मिटा देंगे। क्योंकि ईरान का बनाया शाहिद 136 ड्रोन यूक्रेन पर गिरा गिराकर रूस ने उसका क्या हाल किया है, उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी हैं। शाहिद ड्रोन को हथियार बनाकर रूस पहले ही यूक्रेन की राजधानी कीव के बड़े हिस्से को अंधेरे में डुबो चुका है। वो ड्रोन से यूक्रेन के पावर प्लांटों को निशाना बना रहा है, जिसकी वजह से कीव के कई इलाकों में बत्ती गुल हो गई है। हाल यह है कि यूक्रेन की सरकार ने लोगों से कीव खाली करने को ही कह दिया है, क्योंकि यूक्रेन के पास शाहिद 136 ड्रोन का काम तमाम करने के लिए हाईटेक हथियार नहीं है और वो बस जैसे तैसे खुद को ईरान के ड्रोन से बचाने में लगा है। यूक्रेन अलग अलग तरकीब लगाकर उन्हें मार गिरा रहा है। और हाल यह है कि शाहिद 136 ड्रोन को ट्रैक करने और उन पर हमला करने के लिए यूक्रेन को अपने फाइटर जेट काम पर लगाने पड़े हैं। बल्कि कई बार तो उसे शाहिद ड्रोन का मुकाबला करने के लिए कंधे पर रखकर लॉन्च किए जाने वाले एंटी टैंक हथियारों से काम चलाना पड़ रहा है। जबकि सितंबर में यूक्रेन की जंग का सीन पलटता हुआ दिखने लगा था। पहले खार्किव, फिर पूर्व में डॉनबास और उसके बाद दक्षिण में खैरसोन में ज़ेलेंस्की की सेना ने जिस तरह बाजी पलटी, उससे यूक्रेन की जीत लगभग पक्की दिखने लगी थी। लेकिन तभी ईरान के शाहिद 136 ड्रोन ने जंग के मैदान में ऐसी धमाकेदार एंट्री मारी कि यूक्रेन धमाकों से ही दहल उठा। अब हालात इतनी तेजी से रूस के हक में बदलते जा रहे हैं कि यूक्रेन का साफ कहना है कि यह सोचने का वक्त नहीं है। इसलिए अमेरिका तुरंत उसे एयर डिफेंस सिस्टम मुहैया कराए, जबकि अमेरिका ने कुछ दिन पहले ही रूस की मिसाइलों और रॉकेटों को मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को नसाम्स जैसा एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम डिलीवर किया है। लेकिन यूक्रेन का उससे पेट नहीं भर रहा और उसने अमेरिका के सी-रैम डिफेंस सिस्टम पर हाथ रख दिया है। यूक्रेन का कहना है कि उसे शाहिद 136 ड्रोन को मार गिराने के लिए सिर्फ और सिर्फ सी-रैम डिफेंस सिस्टम ही चाहिए, ताकि वो पावर प्लांट जैसे अपने अहम ठिकानों को रूस के वार से बचा सके। दुश्मन के हथियार को ट्रैक करने के लिए सी-रैम के अंदर ही रडार फिट है, जिसके खतरे को भांपते ही सी-रैम में लगी बड़ी सी रैपिड फायर गन काम पर लग जाती है और फिर 1 मिनट में धड़ाधड़ 4500 राउंड फायर होते हैं, जिससे सामने चाहे मिसाइल हो, रॉकेट या फिर तोप के गोले, दुश्मन का हर वार खाली चला जाता है। शाहिद ड्रोन वैसे तो धीमी रफ्तार से उड़ता है, जिससे उसका मुकाबला करने के लिए सामने वाले के पास थोड़ा बहुत वक्त होता है, लेकिन चक्कर यह है कि वो उड़ते उड़ते अपना रास्ता बदल लेता है। इस वजह से यूक्रेन को ईरान के बनाए ड्रोन से निपटने में दिक्कत हो रही है और उसे एक बार फिर अमेरिका का मुंह ताकना पड़ रहा है, क्योंकि यूक्रेन शाहिद ड्रोन से इस कदर तंग आ चुका है कि अब उसने रूस के ड्रोन के जखीरे को ही खत्म करने की कसम खा ली है। ज़ेलेंस्की का टारगेट अब यूक्रेन की तरफ आसमान से आते शाहिद ड्रोन ही नहीं है, बल्कि वो रूस के कब्जे वाले इलाकों के अंदर रखे शाहिद 136 ड्रोन के स्टॉक को ही उड़ाने की फिराक में है, ताकि न रहे बांस और न बजे बांसुरी। इसके लिए यूक्रेन अमेरिका से ज्यादा रेंज की मिसाइलें भी मांग रहा है। परमाणु हथियारों के मुद्दे पर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ऐसी अनबन हो गई कि दोनों देशों की दोस्ती में बहुत बड़ी दरार पड़ सकती है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच बेहद मजबूत रक्षा संबंध हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की नई सरकार के परमाणु हथियारों के खिलाफ रुख पर अमेरिका इतनी बुरी तरह भड़क गया कि उसने ऑस्ट्रेलिया को चेतावनी दे डाली और दो टूक कह दिया कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने अपना स्टैंड नहीं बदला तो अमेरिका मुसीबत की घड़ी में ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़ा नहीं रह पाएगा। ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका की यह चेतावनी बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से चीन के आक्रामक तेवरों ने ऑस्ट्रेलिया की नाक में दम किया हुआ है। ऐसे में अगर अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया का साथ छोड़ा तो चीन से बचना ऑस्ट्रेलिया के लिए लगभग नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि चीन के पास परमाणु हथियारों का जखीरा है और ऑस्ट्रेलिया के पास एक भी न्यूक्लियर बम नहीं है। वो खुद को परमाणु हमले से बचाने के लिए अमेरिका की न्यूक्लियर फोर्स के भरोसे है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री खुद परमाणु हथियारों के खिलाफ रहे हैं। ऐसे में पिछले महीने यूएन में परमाणु हथियारों को बैन करने वाली एक संधि पर हुई वोटिंग में ऑस्ट्रेलिया ने हिस्सा ही नहीं लिया, जबकि इससे पहले वो संधि के खिलाफ वोट करता था।
यही बात अमेरिका को रास नहीं आई। दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी चुनाव समिति की घोषणा कर दी है और इस समिति में 20 सदस्य हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की सहमति से दिल्ली बीजेपी ने अपनी चुनाव समिति की घोषणा की है। आदेश गुप्ता को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं आज इस समिति की पहली बैठक बुलाई गई है। दिल्ली में 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव के लिए मतदान होगा। 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे। इधर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में चुनाव प्रचार कर रहे प्रधानमंत्री मोदी ने एक एम्बुलेंस के लिए अपने काफिले को बीच में ही रुकवा दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें प्रधानमंत्री की कार रुकी नजर आई और वो तब तक आगे नहीं बढ़ी जब तक काफिले की वजह से अटकी एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिल गया। हालांकि एम्बुलेंस के गुजरते ही पुलिस वालों ने एक बार फिर बैरिकेडिंग लगाई और प्रधानमंत्री वहां से आगे निकल गए। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आज बीजेपी अपनी पहली सूची जारी करेगी। 89 विधानसभा सीटों के लिए माना यह जा रहा है कि बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों की सूची को जारी कर देगी, लेकिन इससे पहले ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने फोन करते हुए कुछ उम्मीदवारों को हरी झंडी भी दे दी है कि वो आज अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। पहले चरण का चुनाव 1 तारीख को होना है, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी आज अपनी सूची जारी करने जा रही है। देखना यह है कि कौन कौन से बदलाव बीजेपी करती है, क्योंकि बीजेपी ने साफ कह दिया, प्रधानमंत्री के तौर पर कह दिया कि पार्टी किस तरीके से परिवारवाद को खत्म करेगी। जो पुराने नेता हैं उनको भी ऐसा हो सकता है कि टिकट ना दिया जाए। एंटी इनकम्बेंसी फैक्ट को कम करने के लिए बीजेपी यहां ये चाल भी चल सकती है। उधर उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी साथ में लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने इसकी जानकारी दी, जिससे साफ हो गया कि उपचुनाव में दोनों पार्टियां किस जगह से मिलकर लड़ेंगी। रामपुर और मैनपुरी में समाजवादी पार्टी, जबकि खतौली में आरएलडी अपना उम्मीदवार उतारेगी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आईबी के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की और इस बैठक के दौरान देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा की गई। बैठक में इस बात पर सहमति दरअसल बनी है कि राज्यों की आतंकवाद रोधी और ड्रग्स रोधी एजेंसियों के बीच संपर्क बढ़ाने और सूचना साझा करने की प्रक्रिया को और सुदृढ़ करने की जरूरत है। वहीं जम्मू कश्मीर के सांबा में 2 बसों की टक्कर हुई और 3 लोगों की जान चली गई इस दौरान, जबकि 10 से 12 लोग घायल हो गए हैं। हादसा जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर हुआ है। बताया गया कि जम्मू से हरिद्वार जा रही एक बस पंजाब रोडवेज की बस से जा टकराई, जिसमें 10 से 15 लोग घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, लेकिन इलाज के दौरान 3 लोगों की जान चली गई। ओडिशा के भुवनेश्वर में बिरयानी बंटवाने पर बवाल हो गया। आरोप है कि चंद्र ग्रहण के दौरान बिरयानी बांटे जाने से भड़के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने वहां जोरदार लाठीचार्ज कर दिया, जिससे वहां भगदड़ मच गई। दावा किया गया कि कुछ लोग चंद्र ग्रहण के दौरान बिरयानी पार्टी कर रहे थे, जिसकी खबर लगते ही वहां पहुंचे बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद हालात पर काबू पाने पहुंची पुलिस ने पहले तो उन्हें समझाया, लेकिन जब हंगामा शांत नहीं हुआ तो वहां लाठीचार्ज करना पड़ा। आरोप है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता ग्रहण के दौरान बिरयानी बांटे जाने से नाराज थे, जिसका विरोध पहले हंगामे में बदला और फिर पुलिस से धक्का मुक्की तक पहुंच गया। दावा किया गया कि इस दौरान आसपास की दुकानों में तोड़फोड़ भी की गई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा हुआ। पुलिस की गाड़ी और गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली टकरा गई। गाड़ी में सीओ समेत 3 पुलिसकर्मी सवार थे। तीनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। तीनों को लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया है। हादसा नीमगांव के पास सिकंदराबाद में हुआ। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। उन्होंने दावा किया कि जेलेंस्की उनके लड़ाकों को मार गिराने की मनगढ़ंत खबरें फैला रहे हैं, क्योंकि वो चेचन लड़ाकों के हमलों से बुरी तरह बौखला गए। कादिरोव ने दावा किया कि जेलेंस्की की फौज के सपनों में भी उनके लड़ाके ही आते हैं और चेचन लड़ाकों की वजह से यूक्रेन की सेना खौफ में है। रमजान कादिरोव ने अपने टेलीग्राम पेज पर लिखा कि उनके लड़ाकों से डरकर जेलेंस्की झूठी खबरें फैला रहे हैं और वो जंग में फर्जीवाड़े पर उतर आए हैं। कादिरोव ने जेलेंस्की को कोसते हुए दावा किया कि यूक्रेन के लिसिचांस्क शहर में उनका एक भी लड़ाका नहीं मारा गया, जबकि यूक्रेन ने दावा किया था कि वहां सैकड़ों चेचन लड़ाके ढेर कर दिए गए थे।
कादिरोव ने ज़ेलेंस्की पर तंज कसा कि वो सपनों में जी रहे हैं, क्योंकि उन्हें चेचन लड़ाकों से निपटने का रास्ता ही नहीं सूझ रहा है। इसके साथ ही कादिरोव ने ज़ेलेंस्की को एक बड़ी धमकी भी दे दी। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही यूक्रेन को चेचन लड़ाकों का एक खतरनाक हमला झेलना होगा और उस हमले का अंजाम ऐसा होगा जैसा कि ज़ेलेंस्की ने सोचा भी नहीं होगा। कादिरोव ने दावा किया कि यूक्रेन उनकी चेतावनी को हल्के में लेने की भूल न करे, क्योंकि उनके लड़ाकों ने मारियोपोल में भी दिखा दिया था कि वो क्या कर सकते हैं। माना जा रहा है कि कादिरोव ने अपनी धमकी में मारियोपोल का जिक्र जानबूझकर किया, क्योंकि वही यूक्रेन का एक ऐसा शहर है जहां ज़ेलेंस्की की फौज को सबसे बड़ी हार झेलनी पड़ी थी। जंग के शुरू के महीनों में ही चेचन लड़ाकों ने रूसी सेना के साथ मिलकर वहां कहर ढा दिया था। अब कादिरोव एक बार फिर वैसी ही तबाही मचाने का दावा कर रहे हैं। हालांकि कुछ रोज पहले यूक्रेन ने खैरसोन में 40 चेचन लड़ाके मार गिराए थे और कादिरोव ने भी उनके मारे जाने की बात कबूल की थी। बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर अवैध खनन से जुड़े मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने फिर से समन भेजा है। उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। केंद्रीय एजेंसी ईडी ने हेमंत सोरेन को 17 नवंबर को पूछताछ के लिए तलब किया है। उनसे रांची के दफ्तर में सवाल जवाब होंगे। कुछ दिन पहले भी उनको समन भेजे गए थे, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। एनआईए ने अपनी चार्ज